सीधे आपको सुनाते हैं जो डीसीपी नागपुर हिंसा में घायल हुए उन्हीं से एबीपी न्यूज की बातचीत। इट वॉज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, कुछ भी हो सकता था, तो उनको वहाँ से निकालने के लिए और ये क्राउड को बाजू हटाने के लिए हमने ट्राई किया, प्रयास किया। तो उस टाइम पे एक जो वहाँ पे मौजूद इंसान था उसके पास कुल्हाड़ी थी, उसने कुल्हाड़ी से वार किया और वो हाथ पे लगा है। इट्स अ डीप इंजरी, बट हमारी सब टीम जो है वहाँ से बहुत सेफली बाहर निकल के आई। और उसके बाद नागपुर पुलिस ने अंडर द लीडरशिप ऑफ सीपी सर रविंद्र सिंघल सर, हमने पूरी स्थिति पे भी बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण भी पाया है। अपने साथियों को बचाने के लिए, मुसीबत से निकालने के लिए आपको एक लाठी के सहारे उस भीड़ के सामने जाना पड़ा। हाँ, वही एक शस्त्र मेरे पास था उस टाइम पे, लाठी थी और हेलमेट था, और दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर वहाँ से मैं चला जाता तो कुछ भी हो सकता था, तो वो वही एक ऑप्शन था। और हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है वो कि वी ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो आगे जाके मैंने उनको रोकने की कोशिश की, उसमें ये सब हुआ, लेकिन हमारे बाकी लोगों को कुछ ग्रीवियस इंजरी नहीं हुई। दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ इट। आज मुख्यमंत्री भी आपसे उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की है, नागपुर पुलिस के लिए एक शाबाशी भरे शब्द कहे हैं उन्होंने। हाँ, मुख्यमंत्री सर का ही कॉल आया था, उन्होंने नागपुर पुलिस को अप्रिशिएट किया है। उनके वो काइंड वर्ड्स और मोटिवेशनल वर्ड्स की वजह से इसके आगे भी हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। उसके साथ ही खुद पालक मंत्री साहब भी यहाँ पे आके खुद मिल के गए हैं, उन्होंने भी नागपुर पुलिस की प्रशंसा की है। और ये जो स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए पूरे नागपुर पुलिस ने जो एफर्ट्स लिए हैं, उन्होंने उसकी भी बहुत अच्छे से प्रशंसा की है। सर, आप जोन 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। जोन 5 के पूरे कार्यक्षेत्र से बाहर का ये डिस्टर्ब एरिया आपके जोन का नहीं था। आप जोन दूसरे इलाके में जाके कर्तव्य आप कर रहे थे। एक टीम यूनिट जो पुलिस के लिए कहा जाता है, डिसिप्लिन फोर्स, वो कल दिखा। यस, एब्सोल्युटली। ये एक नागपुर पुलिस, वी आर अ टीम, हम एक टीम है। और नागपुर सिटी में कहीं पे भी कुछ भी इंसिडेंट होता है, वहाँ पे हम इमीडिएटली सब लोग जाते हैं और वो सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के डीसीपी शशिकांत सातव सर हैं। उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, एंकल पर बड़ा पत्थर आकर लगा और उसके बाद उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है। सर, बहुत परिस्थिति जो थी वो अंधेरा था, चारों बाजू से पत्थर चल रहे थे। सही बात है, जो असामाजिक तत्व थे वो बड़ी संख्या में थे, वो पथराव कर रहे थे। और जो हमारे शासकीय व्हीकल्स है या फिर सार्वजनिक व्हीकल्स है, उनको आग के हवाले भी कर रहे थे। उस सिचुएशन में हम पूरे अधिकारी और जो हमारा स्टाफ था, सीपी सर जो हमारे रविंद्र सिंघल सर है नागपुर के सीपी, उनके गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे थे। और इसी बीच जो पथराव हुआ था उससे जो इंजरी हुई है, लेकिन ये इंजरी को बाजू में रखते हुए हमारे बहुत सारे स्टाफ भी इंजर्ड हुए थे। इसके बावजूद भी हम आगे बढ़े और जो सिचुएशन थी उसको हैंडल करने का हमने अच्छी तरह से प्रयास किया है। कल की हिंसा में घायल ये डीसीपी शशिकांत को आप सुन रहे थे। इनसे पहले जो डीसीपी निकेतन कदम हैं, उनसे हमारे सहयोगी बात कर रहे थे। नागपुर हिंसा में दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया, आप जानते हैं, और डीसीपी निकेतन कदम पर तो कुल्हाड़ी से हमला किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घायल डीसीपी निकेतन कदम से फोन पर बात की है। उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। हाथावर लगे। तो निकेतन कदम डीसीपी जो घायल हुए, कल जब हिंसा हो रही थी नागपुर में, उनके हाथ पर कुल्हाड़ी लगी है। इस समय वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और उन्हीं से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर बात की। हाथावर लगे। येस सर, अच्छा, मग आता प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली, पण केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही। चलो, व्हेरी गुड। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्यांचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे। आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे। आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिलकुल ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे थे, जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनसे फोन पर बात करते हुए, वीडियो कॉल पर बात करते हुए। वहीं नागपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि हिंसा पहले से सुनियोजित थी और सीएम ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि फिल्म छावा के बाद औरंगजेब को लेकर लोगों की भावनाएं भड़की। अध्यक्ष महोदय, एकूणच याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी
जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे. याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याकरता, शांतता राखण्याकरता मी आवाहन करतो आणि त्यासोबत ही देखील चेतावणी देतो की कोणीही या ठिकाणी जर दंगा करण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा जात धर्म न पाहता त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्यासमोर आणला. पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत. औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय. या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. त्यामुळे तो ये महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री का नागपुर हिंसा को लेकर बयान, और ये जो नागपुर में हिंसा हुई है इस पर देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री हैं नितेश राणे, उनका भी बयान सामने आया. वो कह रहे हैं कि पुलिस पर हाथ उठाने वालों के हाथ नहीं छोड़ेंगे हम. पहले भी पुलिस पर हाथ उठाया गया है. ये कैसा आंदोलन है? हिंदुओं के साथ खड़ा रहने में कुछ भी गलत नहीं है. मैं सनातन के साथ खड़ा हूं. किताबों से औरंगजेब को हटाना होगा. हिंसा को लेकर अबू आजमी को भी निशाने पर नितेश राणे ने लिया है. भड़के वो अबू आजमी पर, ये कहते हुए कि ये जो हिंसा हुई है इस हिंसा के लिए जिम्मेदार अबू आजमी है. अबू आजमी ने ही इस मुद्दे को शुरू किया था, ये कहना है नितेश राणे का. ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? हमेशा पुलिस लोगों के ऊपर ही हाथ उठाने का क्यों आंदोलन होता है? ये जिहादों के माध्यम से तुमको आंदोलन करना है ना, तो अपना लोकशाही तरीके से आंदोलन करो ना. अपना विचार रखो लोगों के सामने. जो जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा याद ध्यान में आएगा. इस तरीके का एक्शन हमारे देवा भाऊ के सरकार के माध्यम से होगा. शुरुआत वहीं से हुई है. आग लगाई उधर से, शुरुआत वहीं से हुई है. औरंगजेब को बड़ा करने का काम ये उनके ही चेले चपेटे ने किया है ना, उसका ही रिएक्शन आ रहा है अभी. तो तभी औरंगजेब उसको अबू आजमी जी को अपने घर पे बुला के सत्कार करने वाले लोगों को पूछो क्या है वो. उनको पूछना चाहिए ऐसे आदमी को तुम बड़ा क्यों करते हो. तो नागपुर हिंसा और उसका जिम्मेदार अबू आजमी नितेश राणे को आप सुन रहे थे. नागपुर हिंसा को लेकर एनसीपी अजीत गुट की तरफ से भी बयान आया है. सांसद हैं प्रफुल्ल पटेल, और प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना नहीं है जितना शोर मचाया जा रहा है. विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए. सीएम देवेंद्र फडणवीस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कहना है प्रफुल्ल पटेल का. सुनिए. नागपुर में घटना कल हुई, दुर्दैवी है. ये केवल अफवाहों के माध्यम से इस तरह की बात फैली, और ऐसा नागपुर में कभी होता नहीं है. बहुत शांति प्रिय शहर है. सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम भाव से रहते हैं, और ऐसा कोई घटना इतनी बड़ी नहीं हुई है कि जिससे कोई विपक्ष को इतना ज़्यादा शोर मचाना चाहिए. बल्कि उनका काम है कि लोगों को शांति बनाए रखने के लिए अपील करके साथ देना चाहिए सरकार का. वहीं नागपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है. कांग्रेस के नेता हैं नाना पटोले. उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान इस हिंसा को लेकर बीजेपी को सीधे कटघरे में खड़ा किया है. सुनिए. नाना जी, जिस प्रकार से निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है, एकनाथ शिंदे ने, डेप्यूटी सीएम ने जिस प्रकार से निवेदन किया है, क्या आप संतुष्ट हैं इस निवेदन? देखो, खुद की गलती खुद मान ली है मुख्यमंत्री जी ने, और उन्हें ये कहा कि ये पूर्व नियोजित था. अगर पूर्व नियोजित ये घटनाक्रम है और नागपुर शहर में है, तो इनकी पुलिस सोई थी, इनका गुप्तचर सोया था, इनको पता नहीं था. खुद ही मुख्यमंत्री उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसलिए गलती किसकी, ये बात का इशू है. लेकिन पुलिस का फेलियर उसमें सामने आता है, और पुलिस ने उसमें, और पुलिस का फेलियर मीन्स सरकार का फेलियर उसमें स्पष्ट होता है. होम मिनिस्ट्री भी उनके पास है, तो होम मिनिस्टर का फेलियर आपको नहीं लगता देवेंद्र फडणवीस का? पूरे सरकार का फेलियर है. आपने देखा होगा कि उनके मंत्री बार बार
हिंदू और मुसलमान का झगड़ा लड़ाने की कोशिश करते हैं मंत्रिमंडल के मंत्री। मैंने आज भी उस बात को विधानसभा में रखा। तो इसका मतलब एकदम स्पष्ट होता है कि बीजेपी चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ाई हो और बाकी का महाराष्ट्र बेचने के लिए इनको बहुत अच्छा मौका मिले, वही बात बार बार सामने आए, उसके लिए इनकी कोशिश शुरू है। तो महाराष्ट्र का नागपुर जहां हिंसा हुई है, उसी से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में एक सियासी विवाद शुरू होता है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से औरंगजेब की कब्र हटाने की चेतावनी दी जाती है और फिर कल शाम नागपुर में हिंसा भड़क जाती है। मैं आपको 6 तस्वीरें दिखाती हूं। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई अब भी चल रही है और अभी तक पुलिस ने करीब 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य उपद्रवियों की भी पहचान की जा रही है। अब हिंसा कैसे हुई, हिंसा किसने भड़काई, पथराव और आगजनी करने वाली भीड़ कहां से आई, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें नजर आ रहा है सड़कों पर कैसे उपद्रवियों ने तांडव मचा दिया, कैसे गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कैसे आगजनी की, कैसे दुकानों को, घरों को निशाना बनाया गया है। सोमवार को यह हिंसा हुई। इस हिंसा की पूरी करतूत और उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं जो इस वक्त आपके सामने है। हालांकि आज गनीमत यह कि नागपुर में शांति है। 10 थाना क्षेत्रों में नागपुर में पुलिस ने कर्फ्यू लगा रखा है। पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से अपील लोगों से की जा रही है कि अफवाहों पर आप कतई ध्यान ना दें। इस बीच नागपुर हिंसा कैसे हुई, अच्छा सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे। हिंसा है जो ये साजिश की ओर इशारा करती है, साजिश की ओर इशारा करती है। किसकी साजिश है, किसकी साजिश है? और इसलिए मैंने कहा कि जिसका जन्म गुजरात में हुआ था, ऐसा औरंगजेब, जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पश्चात महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था और महाराष्ट्र में उनकी कब्र बांधी गई। बार बार कहना ठीक नहीं, लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे, वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो अब 400 साल पुरानी बात अब निकाल रहे हैं, तो निकालो और इमीडिएट जो भी वहाँ उनकी कब्र है उखाड़ डालो। लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। लगातार जिस तरीके से बयान मिनिस्टर्स और मंत्रियों द्वारा आ रहे थे, कौन से बयान? नीतीश राणे जैसे क्या बयान? जो लगातार औरंगजेब का मुद्दा छेड़ रहे थे, नीतीश राणे हो, डी राजा हो, क्या लगता है कि प्रमुख कारण बना इस पूरी हिंसा के? नहीं, मैंने कहा ना कि उन्हीं की सरकार है ना। चिल्ला चिल्ली नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास। और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे, वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हरे रंग से कुछ तकलीफ है तो उनके झेंडे पर जो हरा रंग है वो उन्होंने हटाना चाहिए। तुम्ही आमच्या भगव्याला कलंक लावण्याचा प्रयत्न केला। शिवसेनेचा भगवा जो शिवछत्रपतींचा भगवा आहे त्याला कलंक लावण्याचा प्रयत्न केला आणि तुम्ही आम्हाला हिंदुत्व शिकवता। तुमच्या झेंड्यावरचा पहिला हिरवा काढा। उद्धव ठाकरे का सीधे राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक पर हमला, साफ तौर पर इस्तीफे की मांग डबल इंजन सरकार से उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ढोंग सरकार की तरफ से क्यों किया जा रहा है। औरंगजेब की कब्र अगर हटानी है तो जाओ, किसने रोका है? बुलडोजर चलाओ और उसको उखाड़ फेंको। और इस बीच नागपुर में जो हिंसा हुई है, वो हिंसा कैसे हुई, शुरुआत कहां से हुई, किसने किसको भड़काया, इसे लेकर अलग अलग दावे हैं जो सामने आ रहे हैं। पुलिस कह रही है नागपुर में हालात अभी काबू में हैं, पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन सवाल है कि नागपुर में हिंसा भड़की कैसे। आइए इसे जरा तस्वीरों के जरिए समझते हैं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र को लेकर कुछ हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े हुए ये लोग पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए और इस दौरान धार्मिक जो वस्तुएं हैं उसके साथ ये प्रदर्शन कर रहे थे। इसी को लेकर बाद में कई तरीके की अफवाहें उड़ी
और अब ये वीडियो कितना सही है इसकी तो जांच पुलिस करेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि इसी वीडियो को आधार बनाकर लोगों को उकसाया गया। अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में देखा जा सकता है दोनों पक्ष के प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। एक तरफ नमाज के बाद निकले लोगों की भीड़ है, दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। अब ये तीसरी तस्वीर आपके सामने। नारेबाजी के बाद चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, जमकर यहां पर नारेबाजी की। पुलिस मौजूद थी और बावजूद इसके औरंगजेब विवाद को लेकर दोनों पक्षों का आक्रोश जो है वो चरम पर पहुंच गया। देखिए, दोनों पक्ष आमने सामने थे, दोनों पक्षों का आक्रोश चरम पर पहुंचा और इसके बाद लोगों की भावनाएं भड़क गईं, अफवाहें फैली बहुत तेजी के साथ। धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली अफवाहें और उन्हीं के बाद ये हिंसा जो भड़कती चली गई। ये चौथा वीडियो है, ये मैं आपको धुंधला करके दिखा रही हूं। एक पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि नमाज अदा कर लौट रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। यहां यह समझना जरूरी है कि नमाज के बाद ही एक इलाके में भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई थी। आरोप लगाया गया पुलिस लाठीचार्ज में बच्चों को चोटें लगी हैं। तो ये छोटे बच्चे, इनकी तस्वीरें धुंधली करके हम आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियोस हैं जो चल रहे हैं, इसकी पुष्टि मैं नहीं करती हूं, लेकिन एक पक्ष इसे बर्बरता बता रहा था कि बच्चों को भी नहीं बख्शा और इस वीडियो को भी वायरल किया गया, जिस वजह से हिंसा भड़की। एक बार फिर से मैं कहती चलूं, एबीपी न्यूज जिम्मेदार चैनल है। ये वो वीडियोस हैं, वो तस्वीरें हैं जो जमकर वायरल हो रही हैं और हम अपील आपसे यही करेंगे कि आप किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। उसके बाद ये तस्वीर जो है वो ढलते ढलते शाम नागपुर में हिंसा की आग जब भड़की उस वक्त की तस्वीर है। सैकड़ों की संख्या में ये उपद्रवी थे, खास समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे थे, गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, घरों को, दुकानों को निशाने पर लेकर पथराव हो रहा था। तो ये सत्य है कि नागपुर में हिंसा हुई और नागपुर में जो हिंसा हुई वो क्यों हुई, इस सवाल का जवाब देश जानना चाहता है। लेकिन फिलहाल चश्मदीद इस हिंसा को लेकर जो दावे कर रहे हैं वो आपके लिए जानने जरूरी हो जाते हैं। चश्मदीद बता रहे हैं धार्मिक तस्वीरों को देखकर घरों को निशाना बनाया गया। उस इलाके में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों का कहना है उपद्रवी वहां के थे ही नहीं, बाहर के थे। हिंसा में उनका भी नुकसान हुआ। दोनों पक्ष के जो चश्मदीद हैं वो जो बयां कर रहे हैं अपनी अपनी बात, वो सुनिए। हम लोग यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे खड़े रह के दंगा फसाद देख रहे थे। इन लोगों ने घर पे सामने आग लगाई, कारें जला दी, हम सब यहाँ से खड़े रह के देख रहे थे जाली से। एकदम से किसी ने बोला कि ये भी तोड़ो, तो इन लोग ने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ के हम भागे, मैं ये गाड़ी के ऊपर गिरा। गाड़ी के ऊपर गिरने के बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमारे को पकड़े, हम छुड़ा के ऊपर भगे घर में हम पैक हुए। यहाँ पे सब तोड़ा फोड़ी, मंदिर सब तोड़ा फोड़ी किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद बाजू वालों की चाय की दुकानें, उनका स्टॉल निकाल के बाहर तोड़ा फोड़ी करे उसको, उसमें से सिलेंडर वगैरह निकाले। उसके बाद पूरी कारें, पूरी बस्तियों में पत्थरे मारे और जो इनकी जो लोगों की शॉप थी यहाँ पे, जैसे KJN सीट कवर है, कमाल अत्तर वाला है, उसकी दुकानों को कुछ नहीं हुआ। ना उनके ऊपर पत्थर चलाए गए, ना उनके ऊपर कुछ आग लगी, ना कुछ। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके हमारे को मारा गया। दुकान बंद करके आए, 10:30 बजे का टाइम था, खाना खाने बैठे थे। पीछे से खूब आवाज़ आ रही थी। पहले लोग बोल रहे थे कि भैया गीतांजलि के बाद जम के कुछ तमाशे हो रहे, झगड़े फसाद हो रहे। हमको उठते में यहाँ तक के आ गए 100-150 लोग। हम जैसे झाँक के देखने लगे तो इधर पत्थर मारे, उधर पत्थर मारे, हाथ पे औजार, लठ हाथ पे, अंगार के वो बोतल पे अंगार लिए आके हम लोग देख ही रहे कि हमारे तरफ पे फेंकना चालू किया। हम लोग जैसे जैसे अंदर घर के गए तो दरवाजे को पत्थर मारे। इधर गाड़ी आए, ऊपर में गाड़ियों को पूरा जला दिए आके। और इधर पे मेन रीज़न क्या था, ये भैया चंदू भैया है, ये बनाते हैं रामनवमी पे झांकियाँ भगवान वगैरह की। तो यहाँ पे इनने 1-2 झांकी रखे थे, जैसे भगवान की झांकी थी और पोस्टर थे। वो देख के उनने मतलब और ज़्यादा, वो तो आजू बाजू जो कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पे मेन करने का रीज़न क्या था कि उनको ये सब दिखा। इसकी वजह से पूरी ये गाड़ियाँ जला दिए,
अंदर पत्थर फेंक के मारे, हम लोग को भी लगा। कि इमाम साहब भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे गोटमार हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। मसला तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो हुआ था शुरू, है ना, तो वो शांति में प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन अफ्तारी के बाद में कुछ बाहर के लोग आए हुए थे, है ना। मैं कैसे एक्चुअली अगर यहाँ का रहता तो मैं ईमानदारी से बता देता आपको, क्योंकि ये हिंसा के खिलाफ हूँ मैं भी। हाँ, मैं तो शांति का प्रतीक देखता हूँ। लेकिन ये जो हुआ, ये बाहर के लोग, ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि गाड़ी हिंदू की फुटी है। मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मुसलमानों की भी फुटी हुई है गाड़ी, है ना। हिंदू मुस्लिम का कोई मसला ही नहीं। ये बाहर के लोग आए हुए थे तो सर इन लोगों ने माहौल बिगाड़ के रखे यहाँ का। कहाँ के, किस एरिया के लोग आए थे? और इनको नहीं बता सकते क्योंकि मैं खुद नहीं पहचाना। हम लोग खुद, यानी हम लोगों को पूरे जो हमारे मोहल्ले, आप लोग अक्सर एरिया में नहीं देखे? नहीं, आज तक के का नहीं देखे उनको हमने, आज तक के का नहीं देखे। अच्छा, देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि दशकों बाद नागपुर में इस तरीके की हिंसा देखने के लिए मिली है। अब तो नागपुर के इलाके बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं और इस इलाके में सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे उसे इस बात से आप समझिए कि आरएसएस मुख्यालय की दूरी, ये जिस जगह पर हिंसा हुई है, यहां से महज 1 किलोमीटर भर की है। सीएम देवेंद्र फडणवीस का घर जिस जगह हिंसा हुई है वहां से महज 6 किलोमीटर के फासले पर है, क्योंकि हिंसा जो है वो महाल से शुरू होते हुए गीतांजलि और हंसापुरी तक, मतलब ये करीब 2.5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच था, जहां पर उपद्रवी जो हैं वो उत्पात मचाते रहकर। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर का फासला 6 किलोमीटर है, पुलिस कमिश्नर का जो दफ्तर है वो 5 किलोमीटर के फासले पर है। नागपुर में इस तरीके का ये प्राइम इलाका जहां कल हिंसा हुई, और इसीलिए तो वहां रहने वाले लोग भी हैरान कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके इलाके में इस तरीके की घटना कोई हो सकती है। बरकस चौक पर मैं मौजूद हूं और सामने आपको ये जो रास्ता दिख रहा है, जो कि कर्फ्यू लगने के बाद इस रास्ते को आवाजाही के लिए बंद किया गया है, जहां आपको सफ़ेद रंग का पुलिस की गाड़ियों का काफिला नज़र आ रहा है, वहां पर आरएसएस का दफ्तर है, वहीं मोहन भागवत निवास करते हैं। और आपको बता दें कि इस जगह से महज 900 मीटर की दूरी पर महाल इलाका है, जहाँ पर दंगा हुआ, जहाँ पर हिंसा की शुरुआत हुई, झड़प हुई, 2 गुट आमने सामने आए, पुलिस पर पत्थरबाजी और आगजनी हुई, गाड़ियों को निशाना बनाया गया, लोगों के घरों को निशाना बनाया गया, परिसर को निशाना बनाया गया और इलाके की शांति भंग की गई। यहाँ से 900 मीटर दूरी पर महाल है और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ भी बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद किया गया है। चिटनिस पार्क का इलाका आता है, वहाँ भी दंगा हुआ था। महज 800 से 1000 मीटर की दूरी, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में ही चिटनिस पार्क आता है और वहाँ पर भी दंगा हुआ था। इसके अलावा आपको इस चौक से दूसरा रास्ता दिखाते हैं। ये जो आपको सामने का रास्ता नज़र आ रहा है, सामने मेट्रो का पिलर आपको नज़र आएगा और ये रास्ता 2 मुख्य जगहों पर जाता है, एक हंसापुरी की तरफ, एक अग्रसेन चौक की तरफ। हंसापुरी वो इलाका है जहां पर दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, घरों में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की गई, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और अग्रसेन चौक पर भी काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई। इसी चौक के इर्द गिर्द हम अगर नज़र दौड़ाएं तो कहीं 800 मीटर की दूरी पर दंगे की जगह है, तो कहीं लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर दंगे की जगह है। यहाँ से आरएसएस का मुख्यालय भी बेहद नज़दीक है। अगर हम बात करें यहाँ के प्रमुख स्थानों की, तो सबसे प्रमुख नागपुर, जिसकी पहचान है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस वक्त नागपुर से हैं, देवेंद्र फडणवीस, उनका निवास इस जगह से, यानी दंगे वाली जगह से महज 5.5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना ही नहीं, नागपुर के पुलिस आयुक्त का दफ्तर 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये इतना सेंसिटिव इलाका है कि अगर दंगा फैलता तो ऐसे संवेदनशील जगहों पर भी दंगाई पहुंच सकते थे और इन जगहों पर भी निशाना बना सकते थे। इसीलिए सवाल है, इसीलिए कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार कटघरे में खड़ी हुई नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री का घर कह लीजिए आप, मुख्यमंत्री का गढ़ कह लीजिए आप, और कितना हाई प्रोफाइल ये पूरा इलाका जहां पर कल हिंसा हुई है और करीब 2.5 घंटे तक उपद्रवी जो हैं वो ये उत्पात मचाते रहे। क्या कर रही थी पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर? कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इस वक्त सरकार। नागपुर के हंसापुरी इलाके में ज्वेलरी की एक दुकान, वहां पर भी जमकर पत्थरबाजी हुई है, वहां के व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ है और दुकानों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें तोड़फोड़ की गई। व्यापारियों का कहना है खास समुदाय को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया गया है। नागपुर के हंसापुरी इलाके में दंगाइयों ने उत्पात मचाया, उपद्रवियों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। जिस इलाके से उपद्रवी गुजरे वहां की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, चाहे घर हो, गाड़ियां हो, दुकानें हो या फिर धार्मिक स्थल हो, उन्हें दंगाइयों ने अपना निशाना बनाया, लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान बनाया।
ये आप देख सकते हैं कार जो कि ओनर की कार उनके घर के बाहर या दुकान के बाहर खड़ी रहती थी। ऐसे गाड़ियों को भी निशाना बनाया, पत्थरबाजी की, शीशे तोड़ दिए। ऐसे बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करके दंगाइयों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया और उनके रास्ते में जो आया उन्हें भी नुकसान पहुंचाया। ये आप देख सकते हैं घर के ठीक दरवाजे तक पत्थरबाजी हुई, घर के अंदर भी पत्थर के कुछ टुकड़े गए। लोग अपने आप को घर में बंद कर उन्होंने अपनी जान बचाई। इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे साथ चश्मदीद हैं और जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ। करीब रात को 11 बजे के आसपास आए ये गली से सामने और जो पत्थरे मारने लगे, बोर्ड को लगा, ये बोर्ड को लगाया, अंदर तक यानी डंडे वंडे से करे। अच्छा हो गया कि हमने अंदर से लॉक करके गए थे। अगर ये पहले से यहाँ पुलिस बंदोबस्त लगाए थे 10 बजे से, तो यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ सब व्यापारी लोग हैं। हमारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी है, मेरी गाड़ी का भी नुकसान किया इन्होंने, इनकी गाड़ी का नुकसान किया, दुकानों पर पत्थर फेंका, आगजनी की इन्होंने। आज टू व्हीलर कम से कम 15 से 25 टू व्हीलर जलाए इन लोगों ने। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल बोतल और हथियार भी लेकर आए थे। ये जो जलाए गए काहे से जलाए सर? उन्होंने सब हमारे भाई लोग हैं, सब पहचान के, सब मिलजुल के रहते। पर ये यहाँ हो सकता है बाहर से अनैतिक तत्व, अराजक तत्व आ रहे हैं और जो ये काम करके जा रहे हैं जिससे यहाँ की एकता को शांति सब भंग होए। और ये अच्छा बाजार है और ये कम से कम 100 साल पुराना बाजार है। तो ये स्थानीय लोगों को आप सुन रहे थे। वहीं नागपुर में कल हुई इस हिंसा के सबूत सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। हिंसा के निशान आज भी सड़कों पर पसरे नजर आ रहे हैं। कैसे उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक रिपोर्ट देखिए आप। नागपुर के महल इलाके के अलावा हंसापुरी इलाके में भी दंगाइयों ने हुड़दंग मचाया, दंगा किया, संपत्तियों को जलाया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, घर पर पत्थरबाजी की और आगजनी की। तस्वीरें आपको हंसापुरी इलाके की दिखाते हैं। ये सड़क के किनारे ये जो बाइक आपको नज़र आ रही है, लगभग 6 से 7 या कम से कम हम कहें आधा दर्जन से अधिक बाइक हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया। और दंगाई जब यहाँ पर आए तो उन्होंने पत्थरबाजी भी की, घरों पर पत्थरबाजी की और फिर घरों और दुकानों के सामने जो वाहन खड़े थे, बाइक खड़े थे, उनको आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ किया। आपको एक धारदार चाकू भी नज़र आएगा वहाँ पर। चाकू तक यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है जो कि जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस आकर इसे अपने कब्जे में लेगी और आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ आप देखें तो जगह जगह जो सीसीटीवी लगे हुए थे, इन सीसीटीवी फुटेज को भी, सीसीटीवी मशीनों को भी तोड़ने का काम किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।